हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सीजीपीसीएस मेंस के बारे में उसका जो फर्स्ट पेपर है हिंदी लिटरेचर, जिसमें कि आपका हिंदी भाषा शब्द जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जिसमें कि 3 भागों में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो बटा हुआ है। एक पहला हिंदी भाषा है, दूसरा अंग्रेजी है और तीसरा जो है छत्तीसगढ़ी भाषा है। तो हम लोगों ने हिंदी भाषा से शुरू किया है पढ़ना, जिसमें आज ये हमारा 5वां या 6वां क्लास है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। संधि की परिभाषा क्या होती है? तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये हम लोगों ने 5वीं 6वीं में भी ये परिभाषा पढ़ी होगी स्कूल लाइफ से, ठीक है। तो ये आप लोगों को एकदम रटा होना चाहिए। फिर देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे राम प्लस अनुज, तो क्या बना? रामानुज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बेसिकली अ और अ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है कवि और इंद्र, तो कविंद्र बना रहा है, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका छोटा ई प्लस बड़ा ई मिलकर क्या हो जाएगा? सॉरी, छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा ई, ठीक है। वहां पर ये लगा हुआ है। देखिए याद रखिएगा कि संधि जो दिए हुए शब्दों में से पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में ही क्या होता है? परस्पर मेल होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। फिर देखिए संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वर्ग संधि क्या होता है? परिभाषा देखिए, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था ना, वो स्वर संधि है। जैसे कि मानिए कि मैंने आपको बताया कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बना लेंगे? बड़ी ई बना लेंगे। जैसे कि अ प्लस अ मिलकर क्या बना लेंगे? आ बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से। देखिए अगर आप लोग एग्जाम्पल से समझे तो यहाँ पर लिखा है विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, ये स्वर संधि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ और आ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है? स्वर संधि हो जा रहा है। फिर देखिए दीर्घ संधि, तो याद रखिएगा जब हर्ष अ या दीर्घ आ के बाद हर्ष अ या दीर्घ आ जाता है तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए धन और अभाव, तो क्या हो जाएगा? धनाभाव, क्योंकि अ और अ मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। वही चीज वहां बताया है। फिर जैसे देखिए इसमें लिखा है कि जो हर्ष ई होता है और ये दीर्घ ई, ठीक है, इसका मतलब होता है छोटा ई और इसका मतलब होता है बड़ा ई। छोटा ई और बड़ा ई के बाद ई या बड़ा ई आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ छोटी ई है, यहाँ पे भी छोटी ई है, तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ऊ है और यहाँ पे बड़ा ऊ है और उसके बाद क्या बोल रहा है कि जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ऊ और बड़ा ऊ के बाद हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है। मतलब इन दोनों के बाद अगर छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, दोनों के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। जैसे कि देखिए भानु तो छोटा ऊ है, फिर उदय और दोनों को मिलके क्या बनेगा? भानुदय, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से। फिर देखिए री या दीर्घ री के बाद हर्ष री या दीर्घ री आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ री हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए पितृ और ऋण, तो क्या हो जाएगा? पितृण हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ देखिए मातृ लिखा है और ऋण लिखा है तो मातृण हो जाएगा। देखिए हिंदी में यह संधि प्रचलित नहीं है, यह संस्कृत में होती है, ठीक है। अब देखिए गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? तो जब हर्ष अ या दीर्घ आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे देखिए सूर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। सूर प्लस इंद्र यानी सुरेंद्र। अब देखिए जब अ या आ के बाद उ तथा बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य, यहाँ ऊ, छोटा ऊ है तो एक तरीके से यहाँ पर अ और ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं, सूर्योदय, ठीक है। तो क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। तो ये एक रूल है जो याद रखिएगा, ये गुण संधि का है, ठीक है। किस संधि का? गुण संधि का है। इसमें क्या होता है कि अ या आ के बाद अगर कोई भी ई या बड़ा ई आए तो ए हो जाता है। याद रखिएगा जब ए हो जाएगा
तो गुण संधि होता है। ठीक है, गुण संधि में ए आता है, ओ आता है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे यहां देखिए अर आता है, याद रखिएगा कभी भी अगर आपके अ या आ के बाद री आएगा तो वहां पर गुण संधि होगा। जैसे देखिए कि यहाँ सप्त, तो यहाँ अ है और यहाँ री है, तो अ और री मिलकर क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सप्त ऋषि। फिर है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हो जाएगा कि जब हर्ष यानी छोटा अ, दीर्घ यानी बड़ा आ के आगे ए या बड़े ए आते हैं तो दोनों की जगह में क्या हो जाता है, ए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अ और ए, अ और ए मिलकर क्या बना लिए, ए बना लिए। अ और ए मिलकर क्या बना लिए, ए बना लिए। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। याद रखिएगा एकदम, इसको बहुत अच्छे से ये जो रूल है वो याद रखेंगे तो सॉल्व करने में इजी होगा। जैसे देखिए छोटा अ और बड़ा आ के आगे कभी भी ए जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि होगा। क्यों, क्योंकि जो ए बनेगा वहां पर हमेशा क्या होता है, वृद्धि संधि होता है। फिर वृद्धि संधि का दूसरा रूल देखिए कि अगर अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो अ हो जाता है। जैसे देखिए जल ओध, जलौध, जलौध क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। अब देखिए चौथा पढ़ते हैं यड़ संधि। यड़ संधि का है कि जब ई या बड़ी ई के आगे कोई भिन्न स्वर आवे तो ई या ई के बदले य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ई प्लस अ, ई प्लस अ मिलकर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यदि और अपि, तो यहाँ पर क्या हो गया, ई है और यहाँ पर क्या हो गया अ, तो दोनों को मिलकर क्या हो जाएगा, या। तो यहाँ पर क्या हो गया, यद्यपि। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखें, इति आदि मिलकर क्या बना, इत्यादि। ठीक है, फिर देखिए देवी अर्पण, तो यहाँ पर क्या मिला, ई प्लस अ, ई और प्लस अ मिलकर क्या बना लिया, य बना लिया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जनरली जहां पर य का यूज होगा, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, मध्य में अगर द का यूज हो रहा है, तो सॉरी य का यूज हो रहा है, तो वहां पर यण संधि हो जाएगा। ठीक है, इसको मतलब ऐसे ट्रिक्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि जनरली ऐसा होगा, मैंने यूज किया है वर्ड जनरली। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे, सिर्फ इस चीज के लिए। वरना आप लोगों को अगर ये रूल याद हो जा रहे हैं तो काफी अच्छी बात है। फिर देखिए उ और उ के आगे कोई भिन्न स्वर आवे तो उ या उ के बदले व हो जाता है और वह अगले स्वर में मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ सु लिखा है, ठीक है, और यहाँ अल्प लिखा है, तो यानी कि उ और अ मिलकर क्या बना रहा है, व बना रहा है। ये भी क्या हो जा रहा है, यण संधि हो जा रहा है। जैसे देखिए सु अल्प, तो ये जो अल्प है ये और सु, ये दोनों की जगह पे क्या आ गया, दोनों को मिलके व आ गया, तो यानी कि स्वल्प हो जाएगा। जैसे सुआगत, स्वागत, यहाँ सु और आ ये क्या हो जाएगा, स्वागत में यण संधि हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। फिर देखिए री और री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो री या के बदले र हो जाता है और वह अगले स्वर में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मातृ और अर्थ, मातृ और अर्थ। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मात्रर्थ, यानी कि री और अ मिलकर क्या बना लिया, र बना लिया, तो ये हो जाएगा मात्रर्थ। फिर पितृ और आज्ञा, तो पित्राज्ञा। फिर देखिए अयादि संधि। अयादि संधि क्या है, तो जब ए ओ के उपरांत कोई भी भिन्न स्वर आवे तो उस स्थान पर क्रमशः अय आय अव और आव हो जाता है। जैसे देखिए एग्जांपल से देखिए, अयादि संधि में सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस करना कि क्या क्या जुड़ रहा है। जैसे ने, तो आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, ए और यहाँ पर अन यानी कि अ, ये दोनों जुड़ेगा। आपको पता है दूसरे वाले का पहला जुड़ता है और जो पहला है उसका अंतिम जुड़ता है। ठीक है, तो ए और अ मिलकर क्या बना रहा है, अय, ये हो जाता है अयादि संधि। ठीक है, तो जहां पर लिखा है नयन, ने और अन मिलकर नयन, तो जब ने और अन मिलकर नय बना लिए तो याद रखिएगा यहाँ पर अयादि संधि है। नय और अक मिलकर नायक, तो यहाँ पर आय हो गया। ठीक है, इस रूल को ध्यान में रखिए, ए और अ आय हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अयादि संधि। ओ और अ मिलकर अव हो जाएगा, जैसे कि पो और अन, पवन, पो और अन क्या हो जाएगा, पवन। पो और अक, पावक।
ओ और अ मिलकर आव हो जाएगा। अब देखिए लिखा है व्यंजन संधि। तो याद रखिए परिभाषा में क्या है, जब दो मिलने वाले वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसके मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला कि जब दो मिलने वाले वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन है और दूसरा वर्ण क्या है, स्वर है। ठीक है, तो दोनों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो विकार है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर देखिए जगत और नाथ, तो क्या बन गया, जगन्नाथ। फिर है जगत धन ईश जगदीश, यहाँ पर व्यंजन संधि है। अब देखिए व्यंजन संधि बनाने के नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये आप अगर आज की क्लास में पढ़ेंगे तो ये आपको हर एग्जाम में काम देगा। अगर आप नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, सेट आप लोगों ने दिया होगा या देते होंगे, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। या जिस भी एग्जाम में अगर हिंदी भाषा आती है, सबके लिए आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है यदि त के बाद च अथवा, मैंने आपको बताया है कि अगर ये हलंत लगता है, यहाँ पर जो लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है आधा त। तो आधा त के बाद च अथवा छ अक्षर आता है तो आधा त के स्थान पर च हो जाता है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ सत्य लिखा है, यहाँ चरित्र लिखा है, तो क्या हो जाएगा, सच्चरित्र। त की जगह क्या आ गया, त की जगह क्या हो गया, तो ये हो गया च। ठीक है, फिर देखिए सत्य छात्र, तो सच्छात्र, यहाँ पर त की जगह क्या हो गया, च हो गया। ठीक है, आधा त था तो आधा च हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए ये भी आधा त है, ये भी आधा त है। अगर इसमें जुड़ रहा है, मान लीजिए जन जुड़ रहा है, ठीक है, आधा त और ज आएगा तो मिलकर क्या बनाएगा, ज बनाएगा, आधा ज बना लेगा। जैसे कि यहाँ देखिए सज्जन, ठीक है, सतजन, तो ये त की जगह क्या आ जाएगा, आधा ज आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। और त के बाद च और छ आएगा तो च बनाएगा। त के बाद या द के बाद अगर ज आएगा तो त और द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। याद रखिएगा त के बाद च और छ आता है तो च बना लेता है, लेकिन त या फिर द की जगह ज आ जाता है तो वो आधा क्या बना लेता है, आधा ज बना लेता है। फिर देखिए लिखा है यदि त के बाद ट आ गया तो त के स्थान पर ट हो जाता है और ड के स्थान पर, और ड आवे तो त के स्थान पर क्या हो जाता है, ड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल से समझिए, रूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है। देखिए जैसे तत् लिखा हुआ है, ठीक है, और टीका लिखा हुआ है, तो ये आधा त आया, ठीक है, और यहाँ पर ट आ रहा है, तो आधा त और ट मिलकर क्या बनाएगा, टट, तो ये क्या हो जाएगा, टट्टिका। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सॉरी तट्टिका। फिर देखिए वृहत, तो यहाँ पर आधा त है और डमरू, तो अगर त और ड मिलेगा तो मैंने आपको क्या बताया कि त हट जाएगा और उसके स्थान पर डड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ आपको त कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, उसके जगह पे क्या आ जाएगा, डड आ जाएगा, तो वृहत, वृहत द डडमरू। ठीक है, फिर उसके बाद है त के परे ल आवे तो त के स्थान पर ल हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए उत्लास, तो ये हट के क्या हो जाएगा, ल आ गया तो उल्लास हो जाएगा। फिर है तत्लीन, तो तल्लीन। मान लीजिए पूछ लिया कि तल्लीन में कौन सी संधि है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, तल्लीन में क्या जवाब देंगे। देखिए कॉमन सेंस लगाइए, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं तो व्यंजन संधि ही देंगे, और बाकी रूल भी आप लोगों ने पढ़ा है तो व्यंजन संधि। फिर देखिए आधा त और आधा द के बाद अगर श आया तो त और द में बदले में उसके जगह पे क्या आ जाएगा, च और श के बदले क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। जैसे देखिए उत्शिष्ट, तो क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट, च और श के बदले क्या आ जाएगा, छ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सद शास्त्र, तो क्या आ जाएगा, सच्छात्र। ठीक है, यानी कि द और श मिलकर च और छ बेसिकली उस रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, और त और श अगर मिलेंगे तो उसमें भी च और छ के रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। जैसे देखिए त या द के परे ह हो तो त और द के बदले ध्व और ह स्थान में क्या हो जाता है, ध हो जाता है। जैसे देखिए तत् हित, तो क्या हो जाएगा, तद्दित। जैसे देखिए यहाँ आधा त है और यहाँ ह, इन दोनों को जोड़ना है तो त और ह मिलकर क्या हो जा रहा है, ध हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए तद्धित उद्धार।
याद रखिएगा इस चीज को, इसको बार बार अगर आप याद करेंगे ना रूल्स को तो याद रहेंगे। तो अगर आपको रूल्स याद करना होगा तो आपको ये जो साइड में लिखा है वो लिखिएगा, ठीक है, कि किस किस के जोड़ने से क्या बनेगा। जैसे त और ह के जोड़ने से क्या बन रहा है, ध बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर देखिए लिखा, जब त के परे कोई स्वर अथवा ग घ द ध ब भ य र और व आवे तो त के स्थान पर द हो जाता है। जैसे देखिए सत का जो त है और आ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सदानंद, ठीक है, बिल्कुल उस तरीके से मैंने बताया ना, त हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या होगा द, तो सत आनंद, तो सतानंद होना चाहिए था लेकिन नहीं, वो क्या होगा सदानंद। क्यों? क्योंकि त के परे कोई भी स्वर अथवा ग घ द ध ब भ य र और व आए तो क्या हो जाएगा, वो त के स्थान पर द हो जाएगा। और यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, आ जुड़ रहा है, ठीक है। और देखिए महत और अंतर, तो क्या हो जाएगा महदंतर, द हो गया, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। क्योंकि यहाँ लिखा है त के बाद, जैसे त है उसके बाद अगर कोई भी स्वर यहाँ पर आ गया तो ये क्या बन जाएगा, द बन जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए लिखा है, जब क के परे, यानी मान लीजिए ये क है और यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी स्वर आ गया या फिर किसी वर्ग का तीसरा चौथा अथवा म य र ल व ह में से कोई अक्षर आए तो क के स्थान पर ग हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ दिक लिखा हुआ है, यहाँ अंबर लिखा हुआ है, तो एक तरीके से आधा क में क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है, क और अ मिलकर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। यहाँ लिखा है तो दिगंबर, ठीक है, दिक अंबर दिगंबर, दिक और गज, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, तो क वर्ग का हम लोग देखें तो क ख और ग, ये तीसरा है ना ग, तो ये दोनों भी मिलकर क्या बना लेंगे, ग बना लेंगे, तो दिक गज दिग्गज, ठीक है। फिर देखिए लिखा है कि च ट और प के परे कोई स्वर आवे तो व के स्थान पर ज और ट के स्थान पर ड और प के स्थान पर व हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आधा च है और यहाँ आ है, तो च और आ मिलकर क्या बना लेगा बताइए, जा बना लेगा, क्या बना लेगा, जा, ठीक है। जैसे यहाँ आधा ट है, यहाँ आ है, तो क्या बना लेगा, डा बना लेगा, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। कोई भी स्वर अगर आ जाएगा तो च के स्थान पर ज हो जाएगा और ट के स्थान पर ड हो जाएगा। इस रूल को एकदम याद कर लीजिए। तो च ट और प ये तीनों किसी भी स्वर से मिलेंगे तो च की जगह पे ज हो जाएगा, ठीक है, और ट की जगह पे डा हो जाएगा, मतलब कि यानी कि ये ड हो जाएगा, ठीक है। 10वां रूल देख लीजिए, लिखा है क च ट त प के परे किसी भी वर्ग का पांचवा यानी आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर अंग इया ये सब क्या है, पांचवा है ना, पांचवा अक्षर आवे, जैसे यहाँ लिखा भी है पांचवा अक्षर आए तो इसके स्थान में अपने वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए वाक और मैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से क आया, तो क में जब यहाँ पर पांचवा अक्षर म क्या है, पांचवा अक्षर है, म आ गया तो मिलकर क्या बना लेगा, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी ये जो क है तो ये अपने वर्ग का पांचवा अक्षर बनाएगा, तो क के पांचवे वर्ग में क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ लिखा है वांग्मय, क्या लिखा है, वांग्मय। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 11वां रूल क्या है कि जब किसी भी हर्ष या दीर्घ अ उ और ई के परे श अक्षर आवे तो उस स्वर या छ के बीच में च और छ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्व लिखा हुआ है और छंद लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक तरह से स्व में अ है, ठीक है, और छ क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, ठीक है। तो अ उ ई के परे अगर छ अक्षर आएगा तो उस स्वर और छ के बीच में क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है, तो यहाँ पर अ और छ मिल रहा है तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि स्व और छंद यानी स्वच्छंद, फिर उसके बाद है आच्छादन तो आक्षादन, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। फिर देखिए री र एवं श के पश्चात न आवे तो बीच में चाहे स्वर
क वर्ग प वर्ग अनुस्वार अथवा य व ह रहे तो न के स्थान पर, जो हलन के साथ है के स्थान पर क्या हो जाता है, न हो जाता है। जैसे देखिए राम अयन, तो यहाँ पर क्या है, पहले तो अ है फिर अ है, तो ये बोल रहा है कि री र और श के पश्चात न आवे तो बीच में चाहे स्वर वर्ग हो या फिर क वर्ग हो, प वर्ग हो, अनुस्वार हो, कुछ भी हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए राम अयन तो रामायण, ठीक है। जैसे परिमान, परिमान मिलकर बना लिया परिमाण, क्यों, यहाँ का जो न है वो क्या हो गया, ड़ हो गया। जैसे यहाँ पर जिस रूल के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है कि जब पदांत म के परे क से म तक कोई भी वर्ण हो तो जो न होता है उसका अनुस्वार या आगे वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए अलम, पदांत में क्या है, आधा म है हलन के साथ, ठीक है। फिर है जो म के परे यानी म के अलावा जो जिसमें वो जुड़ेगा उसमें अगर क से म तक कोई वर्ण हो तो न का अनुस्वार या आगे वाले अक्षर के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे देखिए ये तो कार जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा पांचवा अक्षर, बताइए, आगे वाले वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी कि इसका पांचवा अक्षर होगा, तो इसका पांचवा अक्षर है अंग, तो इस तरीके से क्या बन गया, अलंकार, मिलकर क्या बन गया, अलंकार। फिर ये देखिए सम्मुख, ठीक है, तो ये जो मुख है इसका पांचवा अक्षर हो जाएगा, तो यानी कि सम्मुख, क्योंकि इसका पांचवा अक्षर तो म ही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सम्मुख, ठीक है। फिर देखिए जब अनुस्वार के आगे अंतस्थ अथवा उष्म वर्ण आवे तो अनुस्वार में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखिए स और यम, तो क्या हो जाएगा संयम, संवाद तो संवाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर वैसे ही देखिए जो श है हलंत के साथ उसके पश्चात यदि त व थ आने पर उसके स्थान पर ट और ठ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आकृष और त, तो क्या हो जाएगा आकृष्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पृष्ठ लिखा है, यहाँ थ लिखा है, तो क्या हो जाएगा, थ किस में बदल जाएगा, पृष्ठ में बदल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए लिखा है यदि किसी शब्द में आदि में जो स है वो हलंत के साथ हो और उसके पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आवे तो प्रायः स के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी, यहाँ क्या लिखा है अभी, तो एक तरीके से ई है, ठीक है। फिर है यहाँ सेक, ठीक है, तो उसके पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा श। जैसे देखिए अ और आ तो नहीं है, ई है यहाँ पर, और ई के अलावा मतलब एक तरह से बोले तो अ आ को छोड़कर कोई भी यहाँ पर स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए अभिषेक। फिर देखिए नी और सेध, तो यहाँ पर क्या हो गया, नी और सेध, तो ये जो से है वो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी शब्द के आगे अगर स हो और उसके पहले का जो व्यंजन हो वो अ और आ ना हो तो याद रखिएगा कि वो क्या हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। फिर देखिए यदि र के आगे र हलंत के साथ आवे तो पहले र का लोप हो जाता है और पूर्व में आए हुए अ ई उ यदि हर्ष रहे यानी कि छोटा रहे है कि विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई भी उसका जब मेल होता है तो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है मना, ठीक है, और यहाँ लिखा है हर, हर में क्या है, अ है, अ जुड़ रहा है ना, तो याद रखिए कि जब ये जो अ है प्लस अ ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के नियम देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम, विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और पश्चात में क या प हो तो विसर्ग में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ रजह था, यहाँ कड़ था,
तो ये विसर्ग है, इससे पूर्व क्या था, र यानी कि तो अ था, और पश्चात में विसर्ग के पश्चात क्या है, क है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि एज इट इज लिखा जाएगा। जैसे देखिए रजह कड़, ठीक है, एज इट इज लिखा है। फिर देखिए पयः पान, तो यहाँ पर एक तरीके से विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, स्वर है, और विसर्ग के बाद प है। तो विसर्ग के बाद क या प होगा तो क्या होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा है पयः पान, ठीक है, बिल्कुल वैसे। अब दूसरा देखिए, यदि विसर्ग के पूर्व ई हो या ऊ हो तो उसके परे क प फ म हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए निह कपट यानी निष्कपट, फिर है निह पति निष्पति, ठीक है। देखिए विसर्ग के पहले ई अथवा ऊ हो तो विसर्ग के बाद च या श हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ निह है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले क्या है, ई है ना, निह है, तो ई या ऊ हो तो विसर्ग के बाद च या क्या हो, श हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ निह का जो ये है, ठीक है, ये हट गया तो क्या हो जाएगा, निशेष, ठीक है, उस जगह पे श आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से याद रखिएगा। देखिए यदि विसर्ग से पहले ई अथवा ऊ हो और बाद में ट ठ और श हो तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे देखिए ये निह है विसर्ग साइन, ठीक है, उससे पहले ई है और यहाँ पर क्या लिखा है, ठ, जो कि यहाँ पे लिखा भी था ट हो, ठ हो या श हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। तो निष्ठुर निष्ठुर, दुह ट दुष्ट, ठीक है। फिर देखिए यदि विसर्ग से परे त य अथवा स हो तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे देखिए मनः ताप, तो क्या हो जाएगा, ये मनस्ताप। क्यों, क्योंकि विसर्ग के पश्चात का जो वर्ड है क्या है, त है, त की जगह य होता तो भी स होता, ठीक है, और अगर स होता तो भी स होता। जैसे देखिए दुहतर तो दुस्तर। फिर देखिए यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद वर्णों के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर या फिर य र ल व और ह में से कोई भी आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ लिखा है तेजह, तो विसर्ग के पूर्व अ है, एक तरीके से बोला जाए तो, है ना, अ है ना विसर्ग के पूर्व, तो अ हो और विसर्ग के बाद वर्णों का क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या फिर य र ल व ह में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे पांचवा अक्षर ही देख लीजिए, म क्या है, पांचवा अक्षर है, तो विसर्ग के बाद अगर म है तो ये क्या हो गया, तेजोमय, ओ हो गया, ठीक है, तेज क्या हो गया, तेजो। फिर देखिए सरह और ज तो सरोज। फिर देखिए लिखा है यदि विसर्ग से पूर्व अ ई ऊ हो और बाद में कोई भी स्वर या वर्णों के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर अथवा य र ल व ह में से कोई भी अक्षर आवे तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए विसर्ग से पूर्व क्या लिखा हुआ है, अ, तो विसर्ग से पूर्व क्या है, ये अ ही है ना, अ ई उ, जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर लिखा है बाद में कोई भी स्वर हो तो ये क्या है, स्वर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा। जैसे पुनः अपी था तो पुनरपि हो गया, ठीक है। फिर यहाँ निह आशा तो निराशा हो गया, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ लिखा विसर्ग के पूर्व और पश्चात अ ही हो तो पूर्व अ के सहित विसर्ग का ओ हो जाता है और आने वाला जो आगे आने वाला अ ओ में ही मिल जाता है और उसके स्थान पर सूचक, ये जो सूचक वर्ड है ये आ जाता है, ठीक है। जैसे इस देखिए कि इसे पूर्व संधि भी कहते हैं, आगे एग्जाम्पल से इसको समझेंगे हम लोग। जैसे देखिए यहाँ लिखा है तेजह, ठीक है, और यहाँ अवसान, तो जब तेजह और अवसान है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का जो साइन है वो हट जाएगा और ओ के साथ क्या जुड़ जाएगा, इस अ के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जो साइन है, ठीक है, ये जुड़ जाएगा। और यशः अभिलाषा, तो ये क्या हो जाएगा, यशो अभिलाषा, तो ये वाला साइन जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए लिखा है यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और बाद में अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग के पूर्व क्या है, अ है, बिल्कुल है, और विसर्ग के पूर्व अ है और बाद में अ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर है तो अ नहीं है, ए है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे अत एव, केवल विसर्ग का लोप हुआ। नमः और पूर्व शब्दों के बाद क अथवा प आवे तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे देखिए पुरः
कार, तो क्या हो गया यहाँ पर स आ गया विसर्ग के स्थान पर, पुरस्कार। फिर देखिए विशेष में क्या लिखा हुआ है कि यदि विसर्ग के आगे शलजम वाला श, मूर्धन्य स, तालव्य स में से क्या हो जाएगा कोई भी आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों भी रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए निह संदेह, तो निह संदेह एज इट इज रह गया। क्यों? क्योंकि विसर्ग के पश्चात क्या था, स था। कि विसर्ग के पश्चात किसी भी कोई भी श का यूज हो, याद रखिएगा वहां पर एज इट इज ही लिख दिया जाता है। देखिए आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल के क्लास में हम लोग अलंकार, रस और छंद को शुरू करेंगे और बेहद ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।